दोस्तों कैसे हो। पिछली क्लास में आपको मैंने 4 न्यूमेरिकल दिए थे, उनके आंसर आपको दी गई पीडीएफ फाइल में आप चेक करें कि आपके जो आंसर आए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। आपने कमेंट किए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके आंसर, उन क्वेश्चंस के। आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं आज क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। दोष का मतलब कमी, अपूर्णता। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें दोष क्या है, अपूर्णता क्या होती है या कमी क्या होती है। देखो, पृथ्वी के उच्च तापमान के कारण हमें यह तो पता ही है कि पृथ्वी का तापमान उच्च है। भाई, तापमान 0 केल्विन से चालू होता है, 0 केल्विन से स्टार्ट होता है और 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। और हमारे यहाँ का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो एक तरह से 303 केल्विन है। तो आप समझ सकते हो कि पृथ्वी का टेम्परेचर उच्च है। पृथ्वी के टेम्परेचर के उच्च होने के कारण जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कुछ अवयवी कण या तो लुप्त हो जाते हैं या अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, ये क्रिस्टलीय ठोस है और इसमें 2 प्रकार के अवयवी कण हैं। समझ गए मेरी बात है? इसमें 2 प्रकार के अवयवी कण हैं। कुछ अवयवी कण ए प्रकार के हैं और कुछ अवयवी कण बी प्रकार के हैं। तो पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का वातावरण का ताप उच्च होने के कारण कुछ अवयवी कण या तो अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या अवयवी कण ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं पृथ्वी के उच्च तापमान के कारण और अपने स्थान से या तो गायब हो जाते हैं, या ये अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश मतलब खाली जगह में चले जाते हैं। तुम्हें पता ही है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें खाली जगह रिक्तिकाएं होती हैं। तो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में पृथ्वी के उच्च तापमान के कारण कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं या अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में चले जाएं, तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष। तो कोई पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस में दोष का कारण क्या है, हम कह सकते हैं पृथ्वी के उच्च तापमान के कारण क्रिस्टलीय ठोस में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोष का मतलब समझ गए होंगे, कुछ अवयवी कण या तो लुप्त या अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशों में चले जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, अगर मैं कहूं मान लो पृथ्वी का टेम्परेचर होता 0 केल्विन, तो यहां पर जो पृथ्वी पर क्रिस्टलीय ठोस उपस्थित हैं, क्या उनमें दोष होता? नहीं होता। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 0 केल्विन होता तो जो अवयवी कण है उनके पास ऊर्जा नहीं होती, अवयवी कण अपने स्थान से लुप्त नहीं होते, अपने स्थान छोड़कर अंतराकाश में नहीं जाते, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में कोई दोष नहीं होता। पर पृथ्वी पर जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें दोष होते हैं, और जिसके लिए जिम्मेदार है पृथ्वी का उच्च तापमान या पृथ्वी के वातावरण का उच्च तापमान। क्लियर? तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष कैसे आते हैं, क्यों होते हैं, इसका कारण आप समझ चुके हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में 2 प्रकार के बच्चों दोष पाए जाते हैं। एक तो मिलते हैं बिंदु दोष, मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में दोष 2 प्रकार के हैं। एक तो है बिंदु दोष और दूसरे हैं रेखिक दोष। क्लियर? तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो दोष मिलते हैं वातावरण के तापमान के उच्च होने से, वो दोष 2 प्रकार के हैं। एक तो बिंदु दोष और एक रेखिक दोष। बिंदु दोष में क्या होता है, कोई अवयवी कण या कुछ अवयवी कण या तो लुप्त होते हैं। बिंदु दोष में क्या होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उससे कुछ अवयवी कण या तो लुप्त होते हैं या अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में चले जाते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि आ जाती है। मान लीजिए जैसे इस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण सी भी आ गया, तो इस क्रिस्टलीय ठोस में सी अशुद्धि है। भाई, इसमें 2 तरह के अवयवी कण हैं, ए और बी।
थे। अब ये सी आ गया तो ये कौन है? अशुद्धि तो है। तो बिंदु दोष क्या होता है तो ये क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाला दोष है। तो कोई पूछे आपसे बिंदु दोष क्या है, तो हम परिभाषित करेंगे इस तरह से, यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं, गायब हो जाएं, या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाएं, या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि उपस्थित हो, तो उत्पन्न दोष कहलाता है बिंदु दोष। क्लियर? परिभाषा याद हो गई? दोबारा बोलता हूं, आप भी बोलो मेरे संग से। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाएं, या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाएं, या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि उपस्थित होने पर उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। फिर बात है रेखिक दोष क्या होता है। रेखिक दोष एक बड़ा दोष है। किसी क्रिस्टलीय ठोस से पंक्तियां गायब हो जाएं पूरी की पूरी, जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये टूट गया तो कई सारी पंक्तियां एक संग हट गई, तो ये दोष कौन सा है? बिंदु दोष। इसमें बहुत सारे अवयवी कणों का एक साथ लॉस होता है, नुकसान होता है। हमें इस चैप्टर में बिंदु दोष पढ़ने हैं, ना कि रेखिक दोष। कोई पूछे रेखिक दोष क्या होता है? ये एक बड़ा दोष है। इस दोष में क्रिस्टलीय ठोस से पंक्तियां गायब हो जाती हैं अवयवी कणों की। तो हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में बिंदु दोष, जिसको मैं परिभाषित कर चुका हूं। आपको रेखिक दोष से कोई मतलब नहीं है। बिंदु दोष जो है स्टूडेंट, ये 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। क्लियर कर लो, बिंदु दोष 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। एक एक चीज को ढंग से क्लियर करके आराम से पढ़ो और साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। बिंदु दोष 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष, क्लियर? नाम बड़ा खतरनाक। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, नंबर 2 अशुद्धि दोष, और नंबर 3 है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो बिंदु दोष 3 प्रकार के हैं, स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। जो टॉपिक आज पढ़ रहे हो आप, इसमें से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप ढंग से पढ़ें। बिंदु दोष 3 तरह के हैं। स्टाइकियोमेट्री आसानी से, तसल्ली से, कठिन टॉपिक है। बिंदु दोष 3 प्रकार के हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धि दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। बेटा स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है? इस दोष में यदि कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसमें ये स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न हो गया, तो उस दोष का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, नो चेंज। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न हो गया, एक एक शब्द को मेरे को ढंग से सुनो, तो उस दोष के उत्पन्न होने पर उस क्रिस्टलीय ठोस का रासायनिक सूत्र चेंज नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसका फॉर्मूला है A2B, है ए भी मान लेते हैं। कोई क्रिस्टलीय ठोस है, इसका फॉर्मूला AB है। AB क्यों है? इसमें 2 तरह के कण हैं, A और B। इसमें जितने A हैं उतने B हैं, इसलिए फॉर्मूला AB है। कोई क्रिस्टलीय ठोस है, ढंग से क्लियर करो, उसमें A और B बराबर हैं, तो उसका फॉर्मूला AB है। ऐसे होगा ना, जैसे A और B का अनुपात बराबर है ना, 4:4, मतलब 1:1, तो अरे NaCl है नमक का फॉर्मूला। NaCl क्यों है? क्या उसके अंदर एक Na+ और एक Cl- है क्या? नहीं, उसमें जितने Na+ हैं उतने Cl- है, मतलब Na+ और Cl- बराबर हैं, इसलिए फॉर्मूला है नमक का NaCl।
जैसे अपन कहें कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2, तो उसमें Ca और Cl मतलब Cl डबल है। तो ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, इसका फॉर्मूला Ab है, तो इसमें A और B बराबर है। सही है। अब इसमें से मान ले एक A और एक B गायब हो जाए, तो अब भी तो A और B बराबर होने पर इसमें फॉर्मूला AB ही होगा। अब भी तो इसका फॉर्मूला AB ही होगा। क्लियर, समझ लेना। एक A और एक B गायब हो गया तो इसमें दोष उत्पन्न हो गया, कुछ अवयवी कण लुप्त हो गए, पर फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब स्टोइकियोमेट्री दोष होता है, इस दोष में रासायनिक फॉर्मूला चेंज नहीं होता। जैसे ये ठोस है और इसमें स्टोइकियोमेट्री दोष उत्पन्न हो गया तो इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जैसे पहले भी इसका फॉर्मूला ए बी था और इसमें जब ए और बी गायब हो गए तब भी इसका फॉर्मूला ए बी है। तो मेरी बात अब समझ में आई होगी कि स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है। यह वह बिंदु दोष है जिसमें किसी क्रिस्टलीय ठोस का रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात दोष उत्पन्न होने से पूर्व और दोष उत्पन्न होने के पश्चात रासायनिक सूत्र समान रहता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री का भी मतलब समझ गए होंगे, इसमें रासायनिक सूत्र चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसका फॉर्मूला है AB, अभी दोष नहीं है और मान ले फॉर्मूला बन गया 1.98 कुछ समय बाद, तो इसमें 1:1 था A और B का, इसमें A और B का अनुपात कितना रह गया 0.98:1, मतलब कुछ A गायब हो चुके हैं। अरे A घट गए ना, पहले 1:1 अब 0.98:1, मतलब इसमें जब दोष उत्पन्न हुआ है तो रासायनिक सूत्र क्या हो चुका है, चेंज। मेरी बात क्लियर कर लो। बिंदु दोष मैंने 3 प्रकार के बताए, एक स्टोइकियोमेट्री, दूसरा अशुद्धि और तीसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो उसका रासायनिक सूत्र चेंज कर देता है कि नहीं करता, नो चेंज, रासायनिक सूत्र चेंज नहीं होता है। अर्थात स्टोइकियोमेट्री दोष उत्पन्न होने पर क्रिस्टलीय ठोस का फॉर्मूला वही रहता है जो पहले था, और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष वह बिंदु दोष है जिसमें रासायनिक सूत्र चेंज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को ढंग से समझते हैं। स्टोइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार का है, एक होता है शॉर्टकी और एक होता है फ्रैंकल दोष। ढंग से एक एक चीज को क्लियर करना, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट। स्टोइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार का है, एक शॉर्टकी दोष है और एक फ्रैंकल दोष है। क्लियर? शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, ये तो कल वे क्लियर समझ गए होंगे कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष स्टोइकियोमेट्री दोष हैं। मतलब ये दोष जब भी किसी क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न होते हैं तो उसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र उसका परिवर्तित नहीं होता है। शॉर्टकी दोष, इस दोष में क्या होता है, ये दोष सामान्यतया उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो। कोई आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस में आपको पता ही है धनायन और ऋणायन अवयवी कण होते हैं। यदि किसी आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन बराबर हैं तो उनमें शॉर्टकी दोष हो सकता है। मतलब शॉर्टकी दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान हो। क्लियर? जैसे मैंने इधर बनाता हूं, ठीक है, ये कोई आयनिक ठोस है जिसमें अवयवी कण है धनायन और ऋणायन, दोनों के आकार लगभग बराबर हैं। ऐसे ठोस में जिनमें धनायन और ऋणायन बराबर हैं, इनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाएं तो जो दोष उत्पन्न होगा वो दोष शॉर्टकी दोष होगा। मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूं, शॉर्टकी दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है
यह ठोस उन आयनिक ठोसों यह दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो। इस दोष में होता क्या है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, तो बिंदु दोष है। समान संख्या में धनायन व ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जब ये दोष होता है तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। घनत्व कम क्यों हो रहा है, क्योंकि धनायन और ऋणायन लुप्त हो रहे हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब धनायन और ऋणायन लुप्त होंगे तो आयतन तो चेंज नहीं होगा, वो खोखला होगा, तो द्रव्यमान घटने से घनत्व घटेगा। ठोस दिखने में तो वैसा की वैसा रहेगा, मतलब उसका आयतन तो चेंज नहीं होगा, पर उसका वजन घटने लग जाएगा, और वजन घटेगा तो घनत्व घटेगा। तो मैंने 4 बात कही शॉर्ट की दोष में। यह आयनिक ठोसों में पाया जाता है, यह उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान हो। फिर तीसरी बात कही, इस दोष में ठोस से समान संख्या में धनायन व ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, और इस दोष के उत्पन्न होने पर आयनिक ठोस का घनत्व घट जाता है। यह ठोस सामान्यतया NaCl में, KCl में, KBr में पाया जाता है। तो ध्यान रखोगे आप कि ये कहां कहां मिलता है। NaCl में ये दोष मिलता है, ये दोष KCl में पाया जाता है, KBr में पाया जाता है, CaCl में पाया जाता है। तो ये चारों एग्जाम्पल याद रखो, NaCl, KCl, CaCl और KBr, इनमें ये दोष मिलता है। अब आ जाओ फ्रैंकल दोष, ये भी स्टोइकियोमेट्री दोष है। मतलब फ्रैंकल दोष अगर किसी आयनिक ठोस में हुआ तो भी उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फ्रैंकल दोष जो है ये भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है। यह दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन छोटा ऋणायन बड़ा, धनायन छोटा ऋणायन बड़ा। यह उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन छोटा ऋणायन बड़ा हो। तो इसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष में धनायन अपना स्थान छोड़ करके कुछ धनायन अंतराकाश में चले जाते हैं। जब अंतराकाश में चले जाते हैं तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है फ्रैंकल दोष। इस दोष के उत्पन्न होने पर घनत्व चेंज नहीं होता। बताओ घनत्व चेंज होगा क्या? नहीं होगा, वही द्रव्यमान वही आयतन। तो अपन कहेंगे कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, यह दोष भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है। यह उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा हो। इस दोष में होता क्या है, कुछ धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशों में चले जाते हैं। घनत्व कैसा रहता है, इस दोष के उत्पन्न होने पर अपरिवर्तित रहता है। यह मिलता है AgCl में, ZnS में, AgBr में। एक बात ध्यान रखना, याद रख सको तो AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही दोष पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना। तो आपसे शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष क्या होता है, इसमें कोई अंतर पूछ ले तो आप अंतर भी लिख सकते हो। अगर आपने क्लियर किया कि क्या होता है, दोनों ही आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं, क्लियर। शॉर्ट की दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो। फ्रैंकल दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिसमें धनायन छोटा ऋणायन बड़ा हो। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। फ्रैंकल दोष में धनायन छोटा होने के कारण कुछ धनायन अंतराकाश में चले जाते हैं। शॉर्ट के दोष में घनत्व घट जाता है। फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। शॉर्ट के दोष को रिक्तिका दोष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ अवयवी कण इसमें लुप्त होते हैं, लुप्त है तो उनकी जगह खाली जगह बन जाएगी ना। और फ्रैंकल दोष को अंतराकाशी दोष भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं। तो आपने शॉर्ट किया फ्रैंकल दोष पढ़े, अगर क्लियर है बिल्कुल दिमाग में तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है, सीधी सी बात है, सुनो मेरी बात और ढंग से समझ लो। मैंने कभी आयनिक ठोस की बात की थी, मैंने एक बार क्रिस्टलीय ठोस 4 भागों में बांटे थे, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। मैंने कहा था केवल धात्विक ठोस ही विद्युत के चालक होते हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस विद्युत के चालक नहीं होते हैं। तो बात अपन आयनिक ठोस की कर रहे हैं, जो आयनिक ठोस है वो विद्युत के चालक नहीं होते हैं। जब आयनिक ठोस विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ढंग से सुनना, तो मानव क्या करता है, उनको विद्युत का चालक बनाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाता है, और जब मानव उनमें अशुद्धि मिलाता है तो उनमें अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। दोबारा सुनो, आयनिक ठोस विद्युत के चालक नहीं होते हैं, उन्हें विद्युत का चालक बनाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है, और अशुद्धि मिलाने पर आयनिक ठोस विद्युत के चालक बन जाते हैं, पर आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझना ढंग से। जैसे एक NaCl का क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब समझ गए, NaCl एक ठोस टुकड़ा है NaCl का। NaCl के क्रिस्टल में अवयवी कण कौन होंगे, NaCl के क्रिस्टल में अवयवी कण होंगे Na+Cl-। ये NaCl के क्रिस्टल में अवयवी कण होंगे Na+ और Cl-। तो भाई ये एक NaCl का क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब एक टुकड़ा है। बना देता हूं ब्लैक बोर्ड पर, ढंग से समझना। अशुद्धि दोष पढ़ रहे हो तो ये अपने पास एक NaCl का क्रिस्टल, NaCl का टुकड़ा है। NaCl के क्रिस्टल को अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि लेकर के, SrCl2 ये अशुद्धि है जो इसमें मिलानी है आयनिक ठोस में। ये आयनिक ठोस है ना नमक, इसमें SrCl2 की अशुद्धि आप मिलाने जा रहे हो। SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, जिसके अंदर अवयवी कण है Sr+2 और Cl-। क्लियर? तो अपन करने क्या जा रहे हैं, NaCl का क्रिस्टल लिया, मान लो ये तो NaCl का क्रिस्टल है, और इसके साथ अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि ले ली। ये दोनों आ गए अपने सामने। अब दोनों को एक साथ द्रवित करेंगे, पिघलाएंगे। जब दोनों को एक साथ द्रवित किया जाता है, मतलब मैं ये कह रहा हूं NaCl के क्रिस्टल में अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि मिलाकर के द्रवित करने पर, पिघलाने पर क्या होता है समझो। एक जब इनको पिघलाएंगे अपन तो इसके Sr+2 आयन इसमें अंदर घुसेंगे। जब एक Sr+2 आयन इसमें अंदर आएगा तो इसमें से 2 Na+ आयन बाहर जाएंगे, अशुद्धि में जाएंगे। दोनों को पिघला रहे हो ना एक साथ, तो ये मिक्स होंगे ना। इसके अंदर Sr+2 और Cl- है, इसके अंदर Na+ और Cl- है। जब अशुद्धि का Sr+2 इसमें घुसेगा तो इसमें से 2 Na+ आयनों का प्रतिस्थापन होगा, मतलब 2 Na+ आयन बाहर निकलेंगे। लड़का कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक ठोस जो होते हैं ये हमेशा उदासीन बने होते हैं। उदासीन का मतलब समझ गए, इनमें जितना प्लस आवेश होगा उतना ही माइनस होगा। तो ये आयनिक ठोस है, इसमें जितना प्लस उतना माइनस। अब एक Sr+2 आ रहा है तो +2 आवेश इसके अंदर बढ़ रहा है, तो ये 2 Na+ बाहर निकलेंगे, ताकि ये क्या बना रहे, उदासीन। आयनिक ठोस हमेशा वैद्युत रूप से उदासीन होता है, मतलब आयनिक ठोस के अंदर जितना प्लस उतना ही माइनस चार्ज रहता है। जब इसके अंदर एक Sr+2 आयन आएगा तो 2 Na+ आयन बाहर जाएंगे, चलेंगे।
पर ये Sr+2 आयन एक Na+ का ही तो स्थान ग्रहण कर सकता है, तो दूसरे Na+ का स्थान खाली रह जाएगा ना। मतलब मैंने क्या किया, जब NaCl क्रिस्टल को मैंने Sr+2 की अल्प मात्रा में अशुद्धि के साथ द्रवित किया, तो एक Sr+2 आयन NaCl क्रिस्टल के 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है, बाहर भगाता है, पर एक ही Na+ आयन का स्थान ग्रहण करता है, दूसरे का स्थान क्या रह जाता है, खाली। और इस खाली स्थान में अन्य आयन गति करने लग जाते हैं। समझ गए? यहाँ खाली जगह आ जाएगी तो यहाँ का आयन, तो इस खाली स्थान में अन्य आयन गति करने लग जाते हैं, और जब आयन गति करने लग जाते हैं तो आयनिक ठोस में चालकता नहीं आ जाएगी क्या? मैंने कहा था यदि किसी चीज में गतिशील आयन हो तो उसमें चालकता होगी। तो देख सकते हो इसमें ये अशुद्धि है, और इस अशुद्धि के कारण इसमें क्या आ गई है, चालकता, इसमें आयन गति करने लग गए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो अशुद्धि दोष इसमें हो चुका है। दोबारा से समझ लो, आयनिक ठोस जो होते हैं ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, इनको विद्युत का चालक बनाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने पर आयनिक ठोस विद्युत के चालक बन जाते हैं, परंतु इनमें अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे NaCl के क्रिस्टल के साथ जब अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि लेकर के दोनों को पिघलाते हैं, तो एक Sr+2 आयन कितने Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है, दोनों को, पर एक का ही स्थान ग्रहण करता है, दूसरे का स्थान खाली, जिस पर आयन गति करने लग जाते हैं और इसमें चालकता जाती है, पर इस NaCl क्रिस्टल में अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। सबसे कठिन, सबसे खतरनाक, ब्लैक बोर्ड पर केवल मैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष लिखने जा रहा हूं। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में एक बात बताई थी मैंने आपको, रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, चेंज। मतलब जब ये नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष किसी क्रिस्टल या ठोस में होता है तो उसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र चेंज हो जाता है। मतलब दोष उत्पन्न होने से पूर्व उसका फॉर्मूला अलग और दोष उत्पन्न होने के पश्चात उसका फॉर्मूला अलग। अब बात करते हैं अपन नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष की। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है धनायन आधिक्य दोष। आप बेटा नोट्स में से इन्हें ढंग से लर्न कीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखो समझ में ही आ जाता है पर इन्हें भूलते हैं, इसलिए आपको एक दो बार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और जो आप वीडियो आप देखें, जो इसकी वीडियो आपके सामने आएगी, ये वीडियो जरूर लाइक करें और कमेंट करें। ये आपसे निवेदन है, आप मेरी बात कितना मानते हो ये आप पर निर्भर है। जरूर लाइक करें और कमेंट करें। आप हमारी मेहनत देख रहे हो और हमारी मेहनत का फल आपके लाइक और कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, आपको घर बैठे उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी इन्हें पढ़ें और ढंग से देखें। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का है, एक धनायन आधिक्य दोष और एक होता है धनायन अभाव दोष। सबसे कठिन है, ढंग से देखना, एक एक बात को समझना। धनायन आधिक्य दोष, धनायन अभाव दोष। धनायन आधिक्य दोष में क्या होता है? धनायन आधिक्य दोष में क्या होता है, नाम से लग रहा है।
जब धनायन आधिक्य दोष किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है, इसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं, इसको धातु अभाव दोष। धनायन आधिक्य दोष जब किसी आयनिक ठोस में होता है, अरे धनायन तो आयनिक ठोस में होंगे, तो उस ठोस में धनायनों की संख्या ऋणायनों के सापेक्ष अधिक हो जाती है। अरे नाम तो लग रहा है धनायन आधिक्य दोष, तो धनायन अधिक हो जाते हैं ऋणायनों के सापेक्ष। और धनायन अभाव दोष में धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम हो जाती है। उल्टा, धनायन अभाव धनायनों की कमी तुलना में। मेरा कहने का मतलब है जैसे एक ठोस था, उसमें धनायनों की संख्या 50:50 थी, धनायन और ऋणायन की। अब केवल इसमें मान लो धनायन 25 गायब हो गए, तो 25, तो पहले तो धनायनों की संख्या 1:1 में थी, अब रह गई 1:2 में। मतलब धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में क्या हो चुकी है, कम। तो इसमें कौन सा दोष है, पहचानो। पहले धनायन और ऋणायन बराबर थे, अब धनायनों की संख्या घट गई है, तो धनायन अभाव दोष। और धनायनों की संख्या बढ़ जाती ऋणायनों की तुलना में, तो धनायन आधिक्य दोष। मान ले ये रह जाते 25 और ये रहते 85, तो धनायनों की संख्या ऋणायन की तुलना में ज्यादा हो गई ना, तो ये हो गया धनायन आधिक्य। अरे नाम सीधे से याद रखो ना, धनायन आधिक्य दोष, धनायनों की संख्या अधिक, किससे अधिक, ऋणायनों से। धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में अधिक। धनायन अभाव दोष, धनायनों की संख्या कम, किसकी तुलना में, किसके सापेक्ष, ऋणायनों के सापेक्ष। धनायन आधिक्य दोष पहले ये पढ़ते हैं, ये 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट, कुछ ऋणायनों के लुप्त हो जाने पर धनायन आधिक्य दोष 2 प्रकार से होता है। पहला, कुछ ऋणायनों के लुप्त हो जाने पर। सोच लो, सीधी सी बात है, दिमाग में बैठा हो। अरे केवल कुछ ऋणायन लुप्त हो गए, ऋणायन लुप्त हो गए, तो धनायन ऋणायनों के सापेक्ष अधिक नहीं हो जाएंगे क्या? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। इसका एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पलों में से क्वेश्चन बनाता है। कुछ ऋणायनों के लुप्त हो जाने पर एक आयनिक ठोस है NaCl, जिसमें अवयवी कण है Na+ और Cl-। बात को समझना, ये एक NaCl आयनिक ठोस है, इसमें अवयवी कण है Na+ और Cl-। एग्जाम्पल देखो, कौन से दोष का एग्जाम्पल बता रहा हूं, धनायन आधिक्य दोष का। कौन से धनायन आधिक्य दोष का, जो ऋणायनों के लुप्त होने पर उत्पन्न होता है। जब इस आयनिक ठोस पर NaCl पर जब हम सोडियम धातु की वाष्प प्रभावित करते हैं, तो इस पर वाष्प प्रभावित की जा रही है सोडियम धातु की। तो सब सोडियम धातु की हम वाष्प NaCl क्रिस्टल पर, आयनिक ठोस पर प्रभावित करते हैं, तो इससे कुछ Cl- लुप्त हो जाते हैं, वाष्प के साथ चले जाते हैं। पर जब ये Cl- लुप्त होते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाते हैं। लड़का कहता है इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेंगे? मैंने कहा यह आयनिक ठोस हमेशा उदासीन बना रहेगा। जब इसमें से एक Cl- भगेगा, तो एक आवेश भग रहा है, भगने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को धर, यहाँ उदासीन बने रहते हैं हमेशा। तो जब मैंने NaCl के क्रिस्टल पर सोडियम धातु की वाष्प प्रभावित की, तो इससे कुछ Cl- आयन लुप्त हो जाते हैं, परंतु उनके स्थान पर कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर? पर अब एक बात बताओ, क्या कुछ ऋणायन लुप्त हो गए ना? जब ऋणायन कहाँ है, पहले के बराबर, पहले तो ज्यादा पहले, अब ऋणायन घट गए ना। धनायन आधिक्य में है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऋणायन नहीं है, तो इसमें धनायन अभाव दोष, धनायन आधिक्य दोष हो चुका है, धनायन ज्यादा है। जब NaCl के क्रिस्टल पर सोडियम धातु की वाष्प प्रभावित करते हैं, तो NaCl के क्रिस्टल से कुछ Cl- आयन लुप्त हो जाते हैं, पर उन Cl- आयनों के स्थान पर कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये स्थान इलेक्ट्रॉन युक्त ये स्थान F केंद्र कहलाते हैं।
तो आपसे कोई पूछ ले F केंद्र क्या है तो आप समझा सकते हो, इस एग्जाम्पल से समझा सकते हो। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस NaCl के क्रिस्टल में चालकता भी आ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा, मुक्त है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब भी किसी चीज में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें चालकता आ जाएगी, NaCl में चालकता आ जाएगी। कोई पूछ ले NaCl के क्रिस्टल में चालकता आ गई है, इसका कारण क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं F केंद्र, हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब NaCl के क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुछ Cl- लुप्त हो जाएंगे, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, जिससे इनमें चालकता आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही NaCl के क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही। लड़का कहता है ऐसा क्यों? NaCl तो सफेद होता है। मैंने कहा आप सफेद नहीं है ये। क्यों ऐसा है कि ये सफेद अब क्यों नहीं है? कारण समझो। देखो, ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और गति के लिए इन्हें क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कहां से ग्रहण करेंगे? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 और रंगों की अलग अलग ऊर्जा होती है। अब मान लो सूर्य के प्रकाश इन पर गिरा, जिसमें 7 रंग हैं, और ये इलेक्ट्रॉन 7 रंग में से एक रंग की ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, तो परावर्तित प्रकाश में 6 रंग तो रह गए। और परावर्तित प्रकाश में जब 6 रंग रह गए, तो हमें तो इसका रंग दिखेगा। भाई, हमारे आंखों में तो वस्तु से परावर्तित प्रकाश ही तो आता है। अगर परावर्तित प्रकाश में 7 रंग होते तो ये श्वेत रंग का दिखता, पर परावर्तित प्रकाश में एक रंग कम है। वो रंग कहाँ गया? वो रंग ने इलेक्ट्रॉनों ने ग्रहण कर लिया। आप रंग ऊर्जा ही तो है, इलेक्ट्रॉनों ने ग्रहण कर लिया गति के लिए। तो परावर्तित प्रकाश में जब 7 से कम रंग है तो इसका रंग आ जाएगा। तो कोई कहता है, क्वेश्चन दे दे, NaCl के क्रिस्टल का रंग पीला हो गया है, क्यों? तो हम कहेंगे NaCl के क्रिस्टल में कुछ Cl- आयन लुप्त हुए हैं, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण रंग आया है। ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए सूर्य के प्रकाश के किसी एक विशेष रंग की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिससे परावर्तित प्रकाश में 7 रंग नहीं होते हैं। अतः NaCl के क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। क्लियर? ऐसे और एग्जांपल दे सकता हूं। NaCl की जगह KCl का क्रिस्टल है आपके, बिल्कुल डिटो। NaCl के स्थान पर KCl में अभी कण कौन होंगे? K+Cl-। जब KCl के क्रिस्टल पे बिल्कुल डिटो आप पोटेशियम धातु की वाष्प प्रभावित करोगे तो भी Cl- प्रभाव गुप्त हो जाएंगे, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों की वजह से रंग आ जाएगा। तो KCl के क्रिस्टल का रंग हो जाएगा बैंगनी। तो जब NaCl के क्रिस्टल पर हम सोडियम धातु की वाष्प प्रभावित करते हैं तो रंग पीला होता है। इसी प्रकार KCl के क्रिस्टल पर पोटेशियम की वाष्प प्रभावित करते हैं तो इसमें भी Cl- लुप्त होते हैं, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और क्रिस्टल का रंग हो जाता है बैंगनी। इसी प्रकार जब LiCl के क्रिस्टल पर, LiCl के क्रिस्टल में Li+Cl-, LiCl के क्रिस्टल पर जब आप लिथियम की वाष्प प्रभावित करोगे तो उसमें भी Cl- लुप्त हो जाएंगे, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और रंग हो जाएगा उनका गुलाबी। NaCl के क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है? पीला। KCl के क्रिस्टल का रंग बैंगनी, और LiCl के क्रिस्टल का रंग गुलाबी। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा दोष, धनायनादिक दोष 2 प्रकार का होता है, ये मैंने समझाया एग्जांपल से। कुछ ऋणाणु के लुप्त हो जाने पर हो जाता है ये। या नंबर 2, कुछ अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाश में आ जाने पर, अंतराकाशों में आ जाने पर, ढंग से पढ़ें, कुछ अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशों में आ जाने पर। सोचते हैं कैसे? धनायनादिक दोष, लड़का सोच रहा है
कुछ धनायन आ जाएंगे अंतराकाशों में अतिरिक्त, तो धनायन ज्यादा हो जाएंगे, धनायन ज्यादा हो जाएंगे तो धनायन अधिक दोष। सही सोच रहे हो पर समझो। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया ZnO का क्रिस्टल जिसके अंदर अवयवी कण है Zn+2 और O-2। ढंग से देख लो, मैंने ZnO को क्रिस्टल ले लिया, इसके अंदर धनायन कितने हैं? लड़का ने गिन रहा है 1 2 3 4 5 6। मैं ऋणायन कितने हैं गिन ले, 1 2 3 4 5 6। तो ये ZnO का क्रिस्टल है जिसके अंदर अवयवी कण Zn+2 और O-2 है। जब हम ZnO को गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तो इसमें से कुछ O-2 अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके चले जाते हैं। ये पिघल गया, O-2 चले गए, पर क्या छोड़ गए? अपने इलेक्ट्रॉन। जब ZnO को मैंने गर्म किया तो कुछ O-2 निकल गए। मान लो इसमें से 2 O-2 चले गए, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गए। इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ गए? ताकि क्या बनी रहे? उदासीनता। अब जब इसको वापस जमाया जाएगा, वापस जब पिघला तो दिया ही अपन ने, जब ZnO को गर्म किया, जब ये पिघला तो कुछ O-2 चले गए, अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ गए। पर ये जब वापस जमेगा तो अब बात बताओ, इसमें धनायन कितने हैं? लड़के ने कहा धनायन तो अब भी उतने ही है साहब 6, पर ऋणायन कितने हैं? मैंने की ऋणायन रह गए 1 2 3 और 4। ऋणायन तो 4 ही रह गए, 2 तो ऋणायन भाग गए ना। तो जब अब ये वापस बनेगा ठोस, तो 2 Zn+2 फालतू ना आएगा अवयव में। 6 Zn+2 और 4 O-2 है, तो 2 Zn+2 है, अतिरिक्त ना आएगा, तो बिया कहां घुस जाएंगे? जब वापस ठोस बनेगा तो अंतराकाशों में। और धनायन अधिक दोष ना होगा का? धनायन अधिक दोष क्यों हो गया? क्योंकि इसमें धनायनों की संख्या क्या हो गई? अधिक। दोबारा समझो इसको, कठिन है। ZnO में Zn+2 और O-2 आयन है। जब ZnO को पिघलाते हैं तो इसमें से कुछ O-2 निकल जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ जाते हैं। जब इसको वापस जमाया जाता है तो कुछ Zn+2 फिर अतिरिक्त हो जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशों में। ये इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशों में चले जाते हैं। तो जब ये अतिरिक्त धनायन अंतराकाशों में चले जाते हैं तो इसमें कौन सा दोष हो जाता है? धनायन अधिक दोष। क्लियर? टॉपिक बड़ा कठिन था स्टूडेंट्स, एक एक बात को तसल्ली से। अब पढ़ते हैं धनायन अभाव दोष। धनायन अभाव दोष, इसका उल्टा कर दो। इसमें भाई धनायनों की संख्या कम होती है ना। यहाँ पढ़ा तुमने कुछ ऋणायनों के लुप्त हो जाने पर, तो यहाँ पढ़ोगे कुछ धनायनों के लुप्त हो जाने पर। कुछ धनायनों के लुप्त हो जाने पर, सुन लो, खुद ही सोच लो। कुछ धनायन लुप्त हो गए तो ऋणायन धनायन कम रह जाएंगे, धनायन अभाव हो जाएगा। कुछ धनायनों के लुप्त हो जाने पर सोचो, बताता हूं एग्जांपल। FeS में 2 तरह के अवयवी कण होते हैं, Fe+2 और S-2। बड़े ध्यान से समझो भाई। ये FeS है, ये FeS में 2 तरह के अवयवी कण हैं, फेरस सल्फाइड, Fe+2 और S-2। सही है। इसमें क्या होता है, कुछ Fe+2 गायब हो जाते हैं, धनायन लुप्त होने। अब मान लो इसमें एक Fe+2 लुप्त हुआ तो उदासीनता खत्म हो रही है, क्योंकि +2 आवेश भाग रहा है। जब Fe+2 भगेगा एक, तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एक Fe+2 भगा तो 2 Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब Fe+2 भगा तो कितना आवेश भगा? +2। तब +2 आवेश कम हो गया तो कुछ 2 Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गए? +3 में। तो +2 आवेश दोबारा बढ़ गया, उदासीन हो गया। तो FeS में क्या होता है, कुछ धनायन लुप्त हो जाते हैं,
और उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ धनायन अपनी संयोजकता में, अपने आवेश में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें और बात सुनो, इसमें Fe+2 Fe+3 के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी होता रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये Fe+2 कन्वर्ट, ये Fe+3 में, तो इसमें Fe+2 और Fe+3 के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी होता रहता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों का जब गति होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो इसमें चमक आ जाती है, सोने जैसी चमक FeS में। सोने जैसी चमक उस FeS में होती है जिसमें ये दोष उत्पन्न हो गया है, जिसमें कुछ Fe+2 लुप्त हो गए हैं और कुछ Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, Fe+3 में, उदासीनता को बनाए रखने के लिए। फिर इसमें Fe+2 और Fe+3 आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे इसमें चमक आ जाती है, सोने जैसी चमक आ जाती है। तो FeS को कुछ गधे, कुछ मूर्ख सोना समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें सोने जैसी चमक आ जाती है। तो FeS को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। कौन से FeS को? जिसमें धनायन अभाव दोष है। तो कुछ धनायनों के लुप्त हो जाने पर, जैसे FeS में कुछ Fe+2 लुप्त हो जाते हैं, उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ Fe+2 अपने आवेश में वृद्धि करते हैं, जिससे इसमें यह दोष हो जाता है। क्लियर? ये दोष कई और आयनिक ठोसों में भी मिलता है, जैसे CuO में, NiO में, CuO, NiO, इनमें भी ये दोष होता है, FeO में भी होता है। हाँ भाई, इसके बाद आप पढ़ोगे, अगला आना चाहिए कुछ ऋणायनों के, कुछ अतिरिक्त ऋणायनों के अंतराकाशों में आ जाने पर, ये आना चाहिए ना, कुछ अतिरिक्त ऋणायनों के अंतराकाशों में आ जाने पर, ये गलत है। ऐसे नहीं होता धनायन अभाव दोष। धनायन अभाव दोष केवल ऐसे ही होता है। लड़का कहता है ऐसा क्यों नहीं होता? मेन की आयनिक ठोस में ऋणायनों का आकार होता है बड़ा। धनायन है तो धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा, या दोनों ही बराबर, ऋणायन बड़ा ही होता है इनमें। जब आयनिक ठोसों में ऋणायन बड़ा होता है तो वो अंतराकाशों में नहीं जाता है, और अंतराकाशों में अतिरिक्त ऋणायन नहीं जाते हैं, इस तरह का दोष नहीं होता है। तो आयनिक ठोसों में धनायन अभाव दोष केवल एक ही तरह से उत्पन्न होता है, कुछ धनायनों के लुप्त हो जाने पर। तो लड़कों, आज हमने एक बहुत ही कठिन टॉपिक पढ़ा। मैं आपको एक बार इसे रिवाइज कराता हूं। फिर आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ये कठिन टॉपिक था, मैं एक बार इसको लास्ट में एक बार रिवाइज करता हूं। हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। मैंने कहा वातावरण के उच्च ताप के कारण जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कुछ अवयवी कण या तो लुप्त हो जाते हैं या अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशों में चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोष मैंने दो तरह के बताए, एक बिंदु दोष और रेखिक दोष। आपको बिंदु दोष पढ़ना है। मैंने कहा यदि क्रिस्टलीय ठोस से कुछ अवयवी कण लुप्त हो जाए या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाए या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि उपस्थित है तो उत्पन्न दोष कहलाता है बिंदु दोष। क्लियर? रिवीजन को लास्ट में जो बोल रहा हूं इसको ढंग से सुनो। फिर मैंने कहा बिंदु दोष तीन प्रकार के हैं, स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। जो स्टाइकियोमेट्री दोष है, ये दोष जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो उसका रासायनिक सूत्र चेंज परिवर्तित नहीं होता, मतलब दोष उत्पन्न होने से पूर्व और पश्चात रासायनिक सूत्र वही रहता है। स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का बताया, एक शॉर्टकी और एक फ्रैंकल। शॉर्टकी दोष आयनिक ठोसों में मिलता है। शॉर्टकी दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनका धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। शॉर्टकी दोष उत्पन्न होने पर समान संख्या में धनायन व ऋणायन आयनिक ठोस से लुप्त हो जाते हैं। जब शॉर्टकी दोष किसी आयनिक ठोस में होता है तो उसका घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष को रिक्तिका दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खाली जगह बन जाती है ना धनायनों व ऋणायनों के लुप्त हो जाने पर। शॉर्टकी दोष NaCl, KCl, CHCl व KBr में पाया जाता है। दूसरा बताया मैंने
स्टाइकियोमेट्री दोष, फ्रैंकल दोष, यह भी आयनिक ठोसों में मिलता है। यह उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। इस दोष में होता क्या है, कुछ धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाते हैं, खाली जगह में चले जाते हैं। इस दोष को इसलिए अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। और फ्रैंकल दोष जो है, ये जब दोष किसी क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, परिवर्तित किया है, अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद बात की थी अपन ने अशुद्धि दोष की। मैंने कहा था आयनिक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते हैं। आयनिक ठोसों को विद्युत का चालक बनाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने पर आयनिक ठोस विद्युत के चालक तो हो जाते हैं, परंतु उनमें अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल याद करो, जब NaCl क्रिस्टल को अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि के साथ पिघलाया जाता है तो एक Sr+2 आयन NaCl क्रिस्टल के 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। वह एक Na+ आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है, दूसरे Na+ आयन का स्थान खाली रह जाता है, जिस पर अन्य आयन गति करने से चालकता आ जाती है, पर NaCl क्रिस्टल में अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़े, अपन आए नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। मैंने कहा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जब किसी आयनिक ठोस में होता है तो उसका रासायनिक सूत्र चेंज नहीं होता है, मतलब दोष उत्पन्न होने से पूर्व पश्चात फॉर्मूला वही रहता है। यह 2 प्रकार का होता है, धनायन आधिक्य दोष, धनायन अभाव दोष। धनायन आधिक्य दोष में क्या होता है, ऋणायनों के सापेक्ष धनायनों की संख्या अधिक हो जाती है, और धनायन अभाव दोष में ऋणायनों के सापेक्ष धनायनों की संख्या कम हो जाती है। धनायन आधिक्य दोष 2 प्रकार से होता है, कुछ ऋणायनों के लुप्त हो जाने पर। एग्जाम्पल याद करो, जब मैंने NaCl के क्रिस्टल पर सोडियम धातु की बात प्रभावित की थी तो NaCl के क्रिस्टल से कुछ Cl- लुप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन युक्त ये केंद्र क्या कहलाते हैं, एप केंद्र कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण NaCl के क्रिस्टल में चालकता भी आ जाती है और रंग भी आ जाता है। NaCl के क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल दिए थे, जब KCl के क्रिस्टल पर पोटेशियम धातु की बात प्रभावित करते हैं तो उसमें भी कुछ Cl- आयन लुप्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण KCl के क्रिस्टल का रंग बैंगनी हो जाता है। इसी प्रकार जब LiCl के क्रिस्टल पर लिथियम धातु की बात प्रभावित करते हैं तो उसमें भी कुछ Cl- लुप्त हो जाते हैं और LiCl के क्रिस्टल का रंग कैसा, गुलाबी हो जाता है। दूसरा बताया मैंने, कुछ अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशों में आ जाने पर। मैंने जड़नों का एग्जाम्पल दिया था, जब जड़नों को पिघलाते हैं, जड़नों में अभी भी कण होते हैं, Zn+2 O-2 पिघलाते हैं तो कुछ O-2 लुप्त अपने स्थान पर क्या छोड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, पर धनायन अतिरिक्त हो जाते हैं उनमें। जब O-2 गायब हो जाते हैं तो भाई जड़नों में Zn+2 और O-2 बराबर, कुछ O-2 लुप्त हो गए तो Zn+2 अतिरिक्त हो जाते हैं। वे अतिरिक्त Zn+2 जब वापस वो जमता है तो अंतराकाशों में हो जाते हैं, तो उसमें धनायन आधिक्य दोष हो जाता है। अब धनायन अभाव दोष, धनायन कम हो जाते हैं ना ऋणायनों के सापेक्ष। पहला, कुछ धनायनों के लुप्त हो जाने पर एक प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दोष में क्या होता है, कुछ धनायन लुप्त हो जाते हैं। उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ अन्य धनायन अपने संयोजकता में, अपने आवेश में वृद्धि करते हैं, जैसे FeS में। FeS में अभी कण है Fe+2 और S-2। अगर उनमें मान ले एक Fe+2 गायब हुआ तो 2 Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि उदासीनता बनी रहे। सही है। और Fe+2 और Fe+3 के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे इनमें सोने जैसी चमक आ जाती है FeS में, ये दोष होने पर। और सोने जैसी चमक आने पर इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। NiO में, CuO में इस प्रकार का ये दोष भी पाया जाता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, चैनल को जरूर प्रत्येक वीडियो पर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी कोई समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।